हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च तक किया था। आज हम करेंगे अपना नया सेक्शन। पहले नया सेक्शन क्या था कि इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को लास्ट क्लास में भी दे दी थी। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि ये बोलता क्या है। हमारे पास में है हमारा ये सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, ठीक है, और 3A और रूल 6DD के साथ में इसको पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन क्या कहता है ये बाद में देखेंगे, मतलब सेक्शन का नंबर क्या है वो बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि सेक्शन कहता क्या है। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारे पास में जो सेक्शन है वो ये बोल रहा है कि 10,000 रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट की गई हो तो वो कैश में नहीं होनी चाहिए और बेरर चेक में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 10,000 से ऊपर की किसी को पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट अलाउड नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जानी, अगर वो कैश या बेरर चेक में। और यही 10,000 रुपए का अमाउंट जो है 35,000 रुपए में बदल जाता है अगर आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी हो तो। यानी कि नॉर्मल पर्सन को अगर हमने पेमेंट करनी है तो कैश में कितनी कर सकते हैं? 10,000 तक कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर को तो 35,000 रुपये, 35,000। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ। Where the SSC means person who is liable to pay tax है, और लिखा हुआ where an SSC incurred an expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a single day in a day otherwise by blah 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 blah। इसका मतलब क्या है? other than इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि कैश में या बेरर चेक में। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, हमने ना यहाँ पे एक बात बोली है सिंगल डे वाली, इन ए डे। इन ए डे का मतलब क्या है? आप किसी को अगर पेमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए की और आप उसकी इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं 10,000 या 10,000 रुपए से कम की, तो आप अलग अलग डेज में ये पेमेंट कर सकते हैं, अलाउड है। अलग अलग बिल बनाइए, अलग अलग चेक दीजिए या फिर यूपीआई से अलग अलग पेमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपने किसी को कोई पेमेंट की एक दिन के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा, मतलब पर्सन भी सेम हुआ, तो वो उसको अपने आप एग्रीगेट कर देगा, यानी कि मर्ज कर देगा। वैसे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही अपने आप मर्ज कर देता है। भाई मैं आपको बोलूं कि 5,000 रुपए मैंने आपको 11 बजे दिए, 12 बजे मैंने आपको फिर 6,000 रुपए दिए, तो एक्सीड अपने आप कर जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। तो एक सिंगल डे में हमें चेक करना है। डन, ये बात समझ में आ गई। तो हम कहते हैं कि ना अगर 10,000 से ऊपर है तो वो अलाउड नहीं है अगर वो कैश या फिर बेरर चेक में दिया गया है तो। अब यहाँ पे हमारे पास में बताया गया है रूल 6BBA के अंदर कि भाई कैश के अलावा किस तरीके से पेमेंट की जा सकती है अगर 10,000 से ऊपर हो तो ये सारी चीजों से आप भली तरह से वाकिफ है। आपको मालूम है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको मालूम है डेबिट कार्ड क्या होता है। यानी कि अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट करनी है तो इनसे करेंगे आप। नेट बैंकिंग आप जानते हैं, IMPS आप जानते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, UPI आप यूज करते हैं, RTGS यूज करते हैं आप, NEFT यूज करते हैं आप, भीम यूज करते हैं आप। ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड मानी जाती हैं और आधार पे भी। डन, ये बात समझ में आ गई। पहले पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है वरना। लिखा क्या है? फर्दर इन एनी केस, फर्दर इन केस एन SSC फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम। फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम मतलब कैश बेसिस तो अपन बनाते ही नहीं है, मर्केंटाइल बेसिस ही बनाते हैं, यानी कि अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, वो वाला सिस्टम। तो अगर एक एसएससी जो है वो मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम को यानी कि अक्रूवल बेसिस सिस्टम को ऑप्ट करता है, ऑब्वियसली वो यही करेगा,
ठीक है जी। इफ एन एक्सपेंडिचर हैज अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले सालों में एक एक्सपेंडिचर जो था वो अलाउड था, किसकी तरीके से, एक्सपेंडिचर की तरह से, और फिर फर्दर किसी साल में वो रिकवर हो जाता है। पहले वो एक्सपेंस माना गया था तो अब वो क्या मान लिया जाएगा जी, इनकम मान लिया जाएगा, अब वो इनकम मान लिया जाएगा। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ एन एक्सपेंडिचर हैज अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस। ऑन ड्यू बेसिस का मतलब क्या है, ये उनमें से नहीं होगा जो हमने सेक्शन 43B में पढ़े थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे ही अलाउड होते थे। तो हम कहते हैं हमारे पास एक एक्सपेंडिचर है जो कि सिर्फ ड्यू बेसिस पे अलाउड हो गया था, एंड द पेमेंट हैज बीन मेड इन सब्सीक्वेंट ईयर, यानी कि आने वाले सालों में, ठीक है जी। अदरवाइज बाय एन अकाउंट पे चेक, अदरवाइज बाय एन अकाउंट पे चेक का मतलब क्या हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कैश या बेयरर चेक में पेमेंट की होगी, ठीक है जी। तो shall be deemed as the income in the subsequent year if such payment or aggregate payment is made to the person। अगर कोई भी ऐसी पेमेंट जो है वो उसको रिसीव होती है, 10,000 से ऊपर अगर रिसीव होती है तो हम उसको क्या मान लेंगे सर, उसकी इनकम मान लेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ था, हमने उसको एक्सपेंडिचर माना था आउटस्टैंडिंग बेसिस पे, और अब जो है हमने उसको जो है वो पे कर दिया है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, 10,000 से ऊपर होने पे इनकम मान लेंगे। अच्छा आगे चलते, ये लिमिट जो है ये 10,000 से बढ़कर के 35,000 हो जाएगी ट्रांसपोर्टर के केस में, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, ओके। और फोर्थ पॉइंट को भी होल्ड पे रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अकाउंट पे चेक डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई इक्वल टू द पेमेंट ऑन द परचेज ऑफ क्रेडिट। वही चीजें जो हमने कहा था कि अगर हमें हमारे पास में कोई क्रेडिट था। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, फिर हम आगे की पॉइंट पे चलेंगे। मैंने किसी से लोन लिया था, मैंने किसी से लोन लिया था और उस लोन की मैंने पेमेंट कर दी है, ठीक है, और वो लोन की पेमेंट मैंने इस साल की है 50,000 रुपए कैश से, 50,000 रुपए कैश से। तो क्या इसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकता? 10,000 तक दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। मैडम एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो, इसका मतलब आप ये कहते हैं आप सारे बच्चे इनके साथ में, अगर वो चुप रहेंगे तो मैं यही मानूंगा कि सारे इनके साथ में। मैंने पेमेंट करना था 9,000 रुपए का पेमेंट मैंने किया, रीपेमेंट ऑफ लोन की 9,000 की इन कैश, क्या ये अलाउड है? जो बच्चे बोल नहीं रहे मैं उनको हाँ समझ लूंगा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, यहाँ पे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। 9,000 से सिंपल सा मैंने एक चीज बताई कि अगर आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं और 10,000 से ऊपर कर रहे हैं तो कैश में नहीं होनी चाहिए, और 10,000 से नीचे कर रहे हैं तो कैश में हो सकता है। तो 9,000 आजकल 10,000 से कम माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा? तो लोन की रीपेमेंट मैंने की है, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जितने भी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं ना, ये मुझे मालूम है, ये मेरी बात को सोच रहे हैं कि कहीं धोखा ना हो जाए हमारे साथ में। सर कुछ बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं कि, क्योंकि ऐसा मैंने पिछली क्लास में भी किया था आपके साथ, हमेशा यही करता हूं मैं, लॉ की लैंग्वेज में उलझ जाता हूं, और ऐसे ही तो हम समझते हैं चीजों को। अब एक बात बताओ मेरे को, जब तुम लोन लेकर के आते हो और तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाता है तो खुशी से नाचने लग जाते हो? बताओ, वापस देना होगा। और जब लोन रीपे होता है तो रोने लग जाते हो, हाय पैसा चला गया, पता ही था कि देना। तो बेटा लोन की रीपेमेंट ना ही एक्सपेंडिचर है ना ही इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस वजह से नहीं कि कैश में पे किया है या नहीं किया, वो आएगा ही नहीं। हो गया धोखा? बात समझ में आई मेरी? बेटा मैंने इंटरेस्ट की बात नहीं की, इंटरेस्ट तो एक्सपेंडिचर है, हाँ उसके ऊपर तो हो जाएगा ना। मैंने तो रीपेमेंट ऑफ लोन की बात की है, प्रिंसिपल अमाउंट की,
प्रिंसिपल अमाउंट को अगर रीपे किया जाता है तो 10,000 से कम पे किया जाएगा, 10,000 से ज्यादा पे किया जाए, वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है ही नहीं। जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है ही नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने का मतलब ही नहीं है, और जिसका मतलब ही नहीं है ना आने का उसका अलाउड क्या और डिसअलाउड क्या। बात समझ में आई? तुमको समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें। आओ नेक्स्ट पॉइंट बढ़े और मजा लें इसका। क्या कहता है ये? कहता था एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे अदरवाइज बाय एन अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट या फिर कैश भी कह सकते हो उसके साथ, टू द सेम पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर एक्सीड 10,000 इट विल डिसअलाउ। ये तो हमने पढ़ ही लिया, नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से, 7th पॉइंट के अंदर जो लिखा हुआ है ये कुछ अच्छा है। कहता है अगर एक पर्सन दो डिफरेंट बिल से 10,000 रुपए से ज्यादा के अंदर भी, अच्छा ज्यादा वाले और कम वाली बात बाद में देखते हैं, पहले ही देखते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इफ एन एसएससी मेक पेमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बिल्स, यानी कि इसने ना 2 अलग अलग चेक काटे एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब क्या हुआ जी? एक ही दिन के अंदर, एक ही साथ नहीं, एक ही दिन के अंदर, ठीक है, एक ही साथ टाइम ठीक है जी, इन कैश और बेरर चेक, तो सेक्शन 40A3 विल नॉट एप्लीकेबल even if aggregate amount is more than 10,000। जी जनाब, तो कितने भी चेक काट लो। मेरे को बेरर चेक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैश की बात, कैश की ही लो तुम। वो ये कहता है कि अगर उसने 2 डिफरेंट बिल से, 2 डिफरेंट बिल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिफरेंट इनवॉइसेस मान लो, क्योंकि अगर चेक हो गया तब तो फिर वो 10 क्या और 20 क्या और 50 क्या। तो ना मैं ये कहता हूं इस पॉइंट को आप क्या मानो, 2 डिफरेंट बिल को आप क्या मानोगे यहाँ पे, 2 इनवॉइसेस। सर अब इधर डिफरेंट इनवॉइस मान रहे तो चेक में भी तो इनके डिफरेंट नंबर। दीदी आप चेक क्यों बोल रहे हो? आप क्यों, आप चेक बोलोगी तो फिर तो आप 50,000 कर लो चेक, वो तो बैंक से ही हो गया ना। मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपसे, मैं कैश में दिलवाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो बेरर चेक को भी हटा दिया, ड्राफ्ट को भी हटा दिया, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक जैसे लगती हैं। तो मैं कैश बोल रहा हूं, गांधी जी के नोट। अब गांधी जी के नोट आपने किसी को पे किए हैं लेकिन इनवॉइसेस अलग अलग हैं और सेम डेट के अंदर किए हैं, तो चाहे ये 10,000 से ऊपर भी चला जाए, अगर इनवॉइसेस डिफरेंट है तो टैक्स मैनिपुलेशन होगी। किसी भी पर्सन को अगर आपने 20 लाख रुपए देने हैं, बड़े बड़े इनवॉइसेस 10-10 हजार रुपए के इनवॉइसेस बनाने लग जाओ, बहुत सारे, एग्रीगेट पेमेंट नहीं काउंट होगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। वेयर द एसएससी मेक पेमेंट ओवर ₹10,000 एट ए टाइम, यानी कि सेम टाइम पे, सेम डेट के अंदर, पार्टली बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक समझ गए, अपना चेक नॉर्मल वाला, ठीक है, एंड पार्टली इन कैश और बेरर चेक और ड्राफ्ट, मैं नहीं ले रहा इनको, मैं कैश ही बोलता हूं, ठीक है जी, यानी कि उसने पार्टली दे दिया कैश में और पार्टली दे दिया चेक में, और ये जो अमाउंट था ना क्रॉस चेक टू सम पार्टीज, बट द पेमेंट इन कैश और बेरर चेक अलोन इज वन टाइम नॉट एक्सीड ₹10,000, 10,000 से ऊपर नहीं हुई, तो अब इनका एग्रीगेट हम नहीं मानेंगे, और इसी वजह से ये सेक्शन 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ इस चीज से नहीं चलेगा कि आप ये कह दें कि सिंगल डे के अंदर 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर दी या नीचे की कर दी तो कैश चलेगा या चेक चलेगा। ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ऊपर हमने क्या कहा था, डिफरेंट बिल्स बना देना, और अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि अगर आप पार्टली कैश करते हैं, पार्टली चेक करते हैं तो भी नहीं होगा, अगर उनकी लिमिट जो है 10,000 के अंदर ही है तो। 9,000 रुपए का कैश दे दो, 9,000 रुपए का चेक दे दो, 18,000 हो गया, लेकिन 10 से ऊपर नहीं गया। बात समझ में आई?
तो उस केस में नहीं होगा एप्लीकेबल, यानी कि वो अलाउड हो जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में आप लिख सकते हो। ओके, आगे चले, आगे देखो। अब एक बात बताओ, ये सेक्शन अप्लाई कब होगा? जब आप सेक्शन 30 से 37, ये क्या है, एक्सपेंडिचर की लिस्ट है, एक्सपेंडिचर की लिस्ट है, तभी तो अलाउड और डिसअलाउड होगा ना। Yes, sir. अब याद करो, एक्सपेंडिचर की लिस्ट कब नहीं होती? जैसे मैंने अभी लोन की रीपेमेंट दी, Yes, sir. लोन रीपेमेंट, और दीदी यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट। Yes, हाँ. क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक एक्सपेंडिचर है ना, है. Yes, sir. प्रिंसिपल अमाउंट तो एक, ये देखो ये लिखा है, कहाँ गया? नहीं, ऊपर कहाँ था वो चेक वाला पॉइंट? हाँ, लोन ट्रांजैक्शन और पेमेंट टू, इसको पढ़ो जरा। ये लोन वाला तो मैंने तुम्हें बता दिया, और पेमेंट मेड टू कमीशन एजेंट मैं अभी बता देता हूं। वही लिखा जो मैंने अभी बोला था। अच्छा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अच्छा ये लिखा क्या हुआ ऊपर, केसेस वेयर डिसअलाउड वुड नॉट अट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है। क्या ये एक्सपेंडिचर है? नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो 30 से 37 में कहीं आता ही नहीं है ये, और 30 से 37 में नहीं आता तो अलाउड क्या और डिसअलाउड क्या, बात ही खत्म। अच्छा, अब पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट लिखा हुआ है, ये तो होता है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन है, ध्यान से सुनना, कनिष्का जी हैं, मैंने ना इनको क्या बोला, मैंने कहा मैडम आप है ना मुझसे ना, आप मेरे ना कंसाइनर बन जाओ। कंसाइनमेंट पढ़ा ना ग्रेजुएशन फाउंडेशन के अंदर, मैंने कहा जी आप मेरे कंसाइनर बन जाओ। तो कंसाइनर कभी कभी क्या करता था, कभी कभी कंसाइनर क्या करता था, कुछ एडवांस में ना चेक भेज देता था, याद आया? या बीआर भेज देता था, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ऐसी करके हम एंट्री बनाते थे। हाँ, तो ना वो मतलब मैंने इसको सामान भेजा, ये बेचेगी, तो मैंने कहा जब तू बेचेगी, हमने ना आपस में एक टर्म बनाई हुई थी कि बेच तो जब मर्जी लियो, जैसे ही तेरे को सामान भेजूंगा ना, मुझे एक एडवांस पेमेंट 50,000 रुपए की तो कर ही देना, चाहे बाय वे ऑफ बीआर कर दे, चाहे कैश दे दे, कुछ भी दे दे। अब इसने ना 50,000 की मेरे को कैश पेमेंट कर दी, कैश, चेक बोलूंगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो कैश पेमेंट करी इसने। अब कैश पेमेंट करी तो सोचो क्या ये सच में पेमेंट है, क्या ये एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये सामान किसका बेच रही थी? मेरा बेच रही थी, और बदले में इसको कमीशन मिलने वाली थी। हाँ, कमीशन जब मैं दूंगा इसको तो वो मेरा एक एक्सपेंस है। सिमिलरली अगर इसने मेरा सामान खरीद करके बेचा तो कंसाइनमेंट ही खत्म हो गया ना, फिर काहेगा कंसाइनमेंट, फिर तो ये ओनर बन गई। अब ये इसकी परचेजेस हैं, फिर अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं, तीनों पॉइंट ये बोल दिए इसी के अंदर मैंने। सर अगर हम 10,000 से ज्यादा कैश में वो करते हैं तो वो पूरा ही खत्म हो जाता है। हाँ, पूरा ही खत्म हो जाता है, पूरे को ही नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं कर सकते कि 50 में से 10 तो अलाउड और 40 डिसअलाउड। ये देखो इस पॉइंट के अंदर क्या है, एक सेकंड मैं समझाता हूं। ये है, ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान बेचा, ये कमीशन एजेंट है, और इसने इसको एडवांस भेज दिया। क्या ये एक एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये एडवांस है। Not an expenditure, therefore 40A not applied, A3 not applied। ये जो कमीशन एजेंट है वो क्यों एडवांस भेजेगा? वो क्यों एडवांस भेजेगा? वो तो तुम अपने क्वेश्चन में पूछो कि क्यों भेज रहा भाई, ये तो तुम्हारा अधिकार है, इंस्टीट्यूट से झगड़ा करो। क्यों भाई, क्यों कंसाइनमेंट चैप्टर आपने क्यों बनाया? ऐसा फाउंडेशन में पूछा था क्या?
ठीक है जी। ओके सर। अच्छा जी, और सुनो क्या बात है, ये कंसाइनर था, ये कंसाइनी था, ये कंसाइनर, ये एक सेलर था, और ये बायर। बायर था। अब ये कमीशन एजेंट की तरह से काम नहीं कर रहा, इसने सामान लिया और ये पेमेंट इसको भेजी 50,000 कैश में, तो 40A3 अप्लाइड। यानी कि डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। और सुनो, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, कमीशन भेजी, $12,000 इन कैश, डिसअलाउड। हमारा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्या ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आई? सर अगर वो 10,000 कैश होता तब तो अलाउ होता, एक्सपेंस में आता ना, क्योंकि उसने कमीशन दिया है। हाँ, 10,000 तक तो अलाउड। और अगर ये जो बायर ने सेलर से परचेज किया है 10,000 का किया था तो भी आता, क्योंकि परचेज। हाँ, 10,000 तो लिमिट हमें याद हो गई, हाँ लेकिन मतलब जैसे एडवांस तो आता ही नहीं है ना, वो एक्सपेंस ही नहीं है। ठीक है जी। ये सेकंड पॉइंट भी पढ़ो। ओके, अच्छा आप सुनो, हर रूल का एक्सेप्शन होता है। हाँ, आप तो घर पे भी पढ़ रही होती हो छुट्टी मार के, पता है हमें। हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे भी इस रूल का एक एक्सेप्शन है कि चाहे 10,000 से ऊपर चला जाए कैश में पेमेंट, ये पेमेंट अगर की गई है जो अब बताने जा रहा हूं, तो जो है वो अलाउड है और P&L अकाउंट में हम अमाउंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट किस किस को दिए हैं हमने, आप ना जरा अच्छे से देख लो, यहाँ पे आपको सारे के सारे बैंक्स दिखाई देंगे या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स दिखाई देंगी। एक बात बताओ, गवर्नमेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, पहले तो एक बात बताओ कि 10,000 की लिमिट बनाने की जरूरत क्या थी? सर कैश का सर्कुलेशन। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, हाँ ट्रांसपेरेंसी। आप लोगों ने मेरे को फी दे दी, आप लोगों ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है जी। मैंने उसको ले जाकर के ना घर के अंदर रख दिया, और उस घर से ना, और उस 10 लाख रुपए से ना धीरे धीरे करके मैं खर्चे कर रहा हूं सारे के सारे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिला बीच में? यानी कि मैंने इनकम अर्न की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, तो इसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। अब सारे के सारे खर्चे, अब उन्होंने तुम्हारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर तुम्हें स्कूल क्या नाम है ट्यूशन फी देनी है और तुम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा रहे हो 1 मिनट के लिए या किसी भी खर्चे को, और वो 10,000 से ऊपर है, तो आपको पेमेंट जो है, अब आप क्या कहोगे मेरे को हमेशा पेमेंट, सर हम आपको पेमेंट, अगर मैंने मान लो आपसे 11,000 रुपए लेने हैं पर स्टूडेंट से, तो आप क्या कहोगे, सर हम तो बैंक से ही पेमेंट करें। लेकिन सोच करके देखो, अगर आप यही पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पे कर रहे हो, तो उसको तो वैसे ही डिस्क्लोज हो गया ना कि आपके पास इतना पैसा है कि आप पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन ब्रांचेस को, ये ब्रांचेस हैं, मतलब कहने का मतलब
इस तरीके से पेमेंट कर रहे हो, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है जी, कोई भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश में कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, वेयर पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो लिखा हुआ उसके आगे, चलो उस चीज को छोड़ो, लीगल टेंडर वगैरह को, पेमेंट अगर गवर्नमेंट को जा रही है तो भी कैश में आप पेमेंट कर सकते हो, 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दो चाहे। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर, इसके अंदर वो काम, एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू बैंक्स, इनको आप एज इट इज ही सिंपली आप पढ़ेंगे, केवल कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार पढ़ेंगे और पहचान में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट्स है इसके अंदर ना, वो है ये वाला, ऊपर वाले हमारे को हमने बैंक्स के थ्रू याद कर लिए, और एक था कल्टीवेटर ऑफ लैंड, हाँ वो तो इसी के अंदर आ गया, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी ही ना हो। सोचो मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं और तुम और हम दोनों कहाँ रहते हैं, सतपुड़ा के जंगलों में, बैंक है ही नहीं वहां पे, चेक कहाँ चलाओगे, यूपीआई के लिए नेटवर्क ही नहीं आता, नेटवर्क ही नहीं आता, क्या करोगे? कैश कहाँ से आया? क्या हुआ? नहीं, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब है आप इन पॉइंट्स को, मैं ना असल में बोलने के मूड में नहीं हूँ, आप लोग पढ़ लो, बड़े ही छोटे छोटे से पॉइंट। जल्दी जल्दी पढ़ लो। मतलब जो रिटायर्ड या जो भी हुआ डिस्चार्ज कर रही है, उसकी अगर पेमेंट करेंगे तो 50,000 से ऊपर, एच पॉइंट में 50,000, मतलब 10 से तो ऊपर ही चला गया ना। अच्छा आगे करो। जे पॉइंट अब आपके लिए नहीं है, आई पॉइंट समझ में आया? आई पॉइंट के अंदर अगर कोई सेलर टाइप होता है, सेलर कह रहा हूँ, सेलर जो अपना शिप वगैरह पे, हाँ, तो वो अगर तुम उसको पेमेंट कर रहे हो, समुद्र में बैंक कहाँ, सी में बैंक कहाँ, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे हम अगले चौराहे पे जरा चेन कैश करा के आते हैं। हंसा नहीं रहा हूँ, मतलब जो पॉइंट है उसको मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा सर, 15 डेज वाला पॉइंट यही है ना, सिर्फ 15 दिन की ही देंगे, तो सर कम अगर उन्होंने काम किया तो उसकी नहीं देंगे, सर 1 महीने के लिए चलेगा, अब 1 महीने के देंगे ना, तो ये लीगली पे आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स, मतलब सैलरी से इनकम टैक्स निकालने के बाद ये जो पीछे बातें कर रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन करना आप लोगों ने, कीजिए और 5 मिनट लीजिए, खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर। अपनी कॉपी में खोलो फटाफट से, कॉपी में लिखो। सर इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते, मतलब अच्छा, ठीक
कैसे? अरे ये तो कोई ये पहला ही क्वेश्चन दिया है मैंने, अटेम्प्ट नहीं करने आते। ये तो ऐसे ही बता दो है ना। अपना आंसर चेक कीजिए। हमने सेकंड में क्या बोला था? देन टू डिस्कस। आपने सेकंड में क्या बोला था वो आपके सामने लिखा लो। ये तो सही होगा। सेकंड सही है आपका। सर आपने तो बोला था अगर 10,000 से एक्सीड हो तो पूरा डिस्काउंट होगा आधा। क्योंकि वो सेक्शन मैंने पढ़ाया ही नहीं है जहाँ पे क्या नाम है, आधा आधा लाभ आधा आधा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा देखना, कौन सा वाला पॉइंट, सर फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट ना, फिफ्थ पॉइंट है ना। मार्केट प्राइस भी है ना इसमें। हाँ। सर हमारे सारे से ये कि लास्ट गलत Last गलत। लास्ट गलत। लास्ट गलत है। तो मैं मार्केट प्राइस माइनस तो सर इसमें 9,000 का अलाउड है। थर्ड वाला क्या है? हाँ B Limited purchase raw material on credit from A who hold 20% equity share capital in B Limited. The amount of bill being 36,000, market price being 9,000. It is paid in cash on July 26, 2021. हाँ जी, ये जो था पर्सन 36,000 रुपए, मार्केट प्राइस कितना था 9,000 और 36,000, 3 गुने दाम पे बेचा गया। एक्सेसिव पेमेंट हुई, कितने की एक्सेसिव पेमेंट हुई, 27। 27,000 रुपए की। ठीक है जी, 27,000 रुपए की। तो ये एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव का पॉइंट है, नेक्स्ट सेक्शन है कोई, तो इसको अगर आपने गलत किया कोई बात नहीं, इसको भी होल्ड पे रखेंगे। फोर्थ वाले में मार्केट वैल्यू उसमें भी 42 रखना वो भी है। नहीं। चला गया था। A Limited purchase goods on credit from relative डायरेक्टर, वो भी रिलेटिव वाला ही। 50,000 मार्केट वैल्यू है उसकी, 42,000। एक्सेसिव कितना है 8,000। 8,000 में हो जाएगा। हमने तो इसलिए बना देते हैं उनको 50 एक्सेसिव में तो 8,000 रुपए चला जाएगा। इसमें से सारे डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू तो 10,000 सर एक बार फोर्थ का आंसर बता दो। पेमेंट जो की गई है ना, हाँ। वो पेमेंट कैश में की गई है। टोटल पेमेंट कितने की, 50,000 रुपए की, तो डिसअलाउड है। सर एक बार आंसर दिखा दीजिए। आंसर दिखा दूंगी ना। सर मैं कोई नहीं था। फिफ्थ पॉइंट देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ पेमेंट ऑफ रुपीज 36,000, मतलब टोटल पेमेंट 36,000 की 27,000 तो एक्सेसिव है। ये तो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, डिसअलाउड होगा ये किसी एक सेक्शन में जो हम बाकी पढ़ेंगे। जो 42 है वो भी और 10,000 है। रिमेनिंग 9,000 जो है ना वो एक्सीड नहीं कर रहा। ठीक है, 10,000 रुपए से हाँ। the remaining amount 9,000 does not exceed rupees 10,000. Nothing shall be disallowed under section 40A(3) even if the payment made in cash. यानी कि रिमेनिंग 9,000 जो एक्सेसिव पेमेंट की है, तो हम ये मान लेंगे कि एक्सेसिव कितना था 27, रिमेनिंग जो था वो 9,000 था, और वो 9,000 अगर हमने कैश में किया तो कैश वाला अलाउड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने ये सेक्शन पढ़ा नहीं था ना, इसलिए पेमेंट मेड टू रिलेटिव का है। सर फोर्थ वाला भी रिलेटेड कोई होगा। हाँ देखिए जरा, फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ अमाउंट पेड ऑफ 50,000, 8,000 बीइंग एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, क्योंकि जो उसकी मार्केट वैल्यू थी 42,000 थी, शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(2), यानी कि 8,000 डजंट मैटर कि वो कैश में पे किया या चेक से पे किया, वो 40A(2) के अंदर डिसअलाउड हो गया एक्सेसिव पेमेंट की वजह से। एज द पेमेंट मेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट एक्सीड 10,000 रुपीज, तो 100% ऑफ बैलेंस अमाउंट, 100% ऑफ बैलेंस अमाउंट कितना हो गया जी, 50,000 में से क्या नाम है 42,000 हो गया, तो रिमेनिंग 42,000 10,000 से ऊपर है। अगर रिमेनिंग अमाउंट 10,000 के अंदर होता तो कैश में चल जाता, जैसा कि फिफ्थ पॉइंट में चल गया। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। और ये मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि पेमेंट मेड टू रिलेटिव एक्सेसिव हो तो
बताया था। एक्सेसिव पेमेंट का मतलब क्या है जी? मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे कर दिया टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। हालांकि हमने 48 पढ़ा नहीं है अभी तक। सर हो गया। हो गया? कुछ था इसमें? सेक्शन 30 और 31 हम कर चुके, 32 भी कर चुके, 43 सबसेक्शन 1 भी कर चुके हैं, एक्चुअल कॉस्ट। हाँ जी, ये देखिएगा 43A क्या कहता है, 43B पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या था उसमें? ओनली ऑन पेड बेसिस। 43A क्या कहता है? ध्यान से सुनना। बोलता है कि ना, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं दूंगा लोग। देखो, मैंने है ना किसी से ना कोई फॉरेन करेंसी में, ये मैं था मिस्टर डी और ये था मिस्टर एक्स या फिर ए। ये कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। हम दोनों कहाँ थे जी? ऑस्ट्रेलिया में थे, ठीक। और मैंने ना इससे कुछ पैसे उधार लिए, लोन लिया या फिर क्रेडिट पे ले ली, प्लांट एंड मशीनरी लोन लिया। कितने का? $10,000 का। फॉरेन में गांधी के नोट तो चलते ही नहीं। अच्छा, जिस दिन डेट ऑफ टेकिंग लोन थी ना, उस दिन $1 जो था वो था 64 रुपीज का, ₹64। अब पैसा वापस करूंगा मैं इसको एक दिन, रीपेमेंट। अब पैसा वापस करूंगा तो यार गांधी जी के नोट ले लेगा? ये नहीं लेगा। तो रीपेमेंट मैंने इसको की कितने की? $10,000 की ही। लेकिन जिस दिन डेट ऑफ रीपेमेंट थी ना, उस दिन $1 जो था ना वो 67 रुपीज का था। क्या लगता है मेरे को पेमेंट करते समय मजा आया होगा क्या? जब ज्यादा पे करना पड़ा। और इसमें कोई मिस्टर ए की गलती है क्या? अब ये भी हो सकता था सिमिलरली कि डेट ऑफ रीपेमेंट पे, जो कि जिंदगी में कभी होगा ही नहीं, एटलीस्ट हम लोगों की जिंदगी में तो नहीं होगा। 125 रुपया था हमारे रुपए की वैल्यू, मतलब $125 देने पड़ते थे $1 के लिए जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। बात समझ में आई? यानी कि हमारा $1 उनके $125 के मुकाबले था। मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने जा रहा तुम्हारे को, लेकिन कोई भी देश जिसके पास में जितना ज्यादा सोना होता है ना, उसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होती है। और वो सोना हमारे पास ही सबसे ज्यादा था। यानी कि वो हमें $125 देते थे, तब उनको $1 देते। रुपया उस टाइम चाहे नहीं था, लेकिन हम उनको 1 यूनिट देते थे अपने
करेंसी की, और आज हालत उल्टी है। 82 का होगा 82 का आ गया, 83 का चल रहा है 83 का, और 83.30 वट एवर। चलो खैर, भावुक नहीं होते हम, अब जो होना था वो हो गया, आगे ना हो इस चीज के लिए हम सोच सकते हैं। अगर हमारे को टिकटॉक और पबजी से फुर्सत मिल जाए तो, क्योंकि ये भी हम दूसरों की ही इकोनॉमी को बूम कर रहे हैं। अच्छा खैर, इधर सुनो, सर अब तो आगे वाली जनरेशन हमारी तो आधी उम्र निकल गई। आधी उम्र निकल गई, तेरी 1/4 उम्र हुई है अभी, मात्र 20 साल की बच्ची कह रही आधी उम्र निकल गई। लाहौल मिला कुंवर, ऐसा तो मैं अपने बारे में नहीं सोचता, ऐसा तो मैं अपने बारे में नहीं सोचता। आधी उम्र सर भी निकली है। सर की नहीं निकली, सर ने जाना नहीं है 74 से पहले कहीं पे भी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। 74 सर 0 क्लियर होता है सर आजकल तो 70 भी बहुत है। सही से लगा लेंगे। चलो नालायकों, बेकार की बातें मत करो। सुनो इधर, अच्छा मेरी बात सुनो नालायकों, तो इधर सुनो, यहाँ पे लॉसेस होंगे अभी ना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा ना तो तुम्हारी शक्लें बन जाएगी, छत में देखोगे, ये लॉसेस होंगे हमें और ये गेन्स होंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे? मैं ना गेन्स को हटा रहा हूं क्योंकि ये तो एक काल्पनिक स्थिति है, होता नहीं है, वैसे ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि ये एडजस्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ एडजस्ट होगा, ये ध्यान से सुनना जरा, ये ध्यान से सुनना जरा। मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज की थी ना, ये लोन लिया था और हमने परचेज की थी प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2019 को, और जो रीपेमेंट की थी ना वो हमने की थी 31 मार्च 2022 को। हमने प्लांट एंड मशीनरी जब परचेज की थी तो ये कितने की परचेज की थी? 6,40,000 की। इतना ही हो गया ना 64 के हिसाब से। तो मेरा जो डेप्रीसिएशन लगा होगा @ 15% 19-20 का, वो किस वैल्यू पे लगा होगा? इस पे 6,40,000 पे। बताओ कितना आ गया 15% माइनस करके? 15% बताओ कितना आ गया? सर 96,000 96,000 माइनस करके बताओ वैल्यू? 5,44,000। अब फिर माइनस करो जी डेप्रीसिएशन। सर WDV पे है ना? हाँ WDV सही होगा, इलेक्ट्रिक कंपनी थोड़ी। 81,600 15% कितना? 81,600। 462400 4,62,400। ठीक है जी। और फिर 21-22 लोन की रीपेमेंट कब की थी? नहीं 21-22 में। सुनो जी, अब ये आ गया हमारे पास, ध्यान से सुनो, हमारे को लॉसेस हो गए, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। नाउ दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू अवर प्लांट एंड मशीनरी, सो वी हैव टू ऐड इट। कितनी कॉस्ट लगी? 10,000 इंटू 3 का डिफरेंस था 30,000। मानते हो? 30,000 ऐड करो, 492400 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा 15% से। ठीक है जी, वट एवर इट इज फॉर द ईयर 21-22। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमारी कॉस्ट बड़ी हो गई, और अगर वैल्यू घट जाती तो हम उस वैल्यू को रिकवर्ड वैल्यू मान करके माइनस कर देते। जैसे 30,000 ऐड किया है, ऐसे हम 30,000 लेस भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि वैल्यू तो रिकवर्ड हो गई, पैसा बच गया हमारा। 30,000 कहाँ से आया? 30,000 ये यहाँ से आया सर, 10,000 इंटू 3। अब तू पूछेगा ये 3 रुपया कहाँ से आया? 67 माइनस 64। अभी मैं पूछे 10,000 कहाँ से आया? सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई? अब छोड़ो, अब इसको छोड़ो,
ये गंदा गंदा सा दिख रहा है। अब इसको पढ़ो जरा, नहीं उसको नहीं बनाना, सब चीजें लिखी हुई हैं, जरा देखो। बुक में से पढ़ेंगे मतलब मेरे बच्चे तुम इसको पढ़ो पहले, जो मैंने बोला कि आपकी लॉ की लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, जल्दी पढ़ो। ठीक है, ओके है, डन। अब ये देखो, हाँ बोलो क्या पूछ, एक बार पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। और इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट भी होगा इंटरेस्ट तो पूरा पूरा वो है, एक्सपेंस एक्सपेंस है। वो तो इंटरेस्ट तो तब ऐड होता है ना जब वो उसकी परचेज और पुट टू यूज के बीच में होता है, बाकी इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है हमारा। हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ो और इसका सोल्यूशन देखो, जैसा मैंने अभी करवाया तुम्हें सिस्टमैटिकली। इसमें तो फुल ही लगेगा ना क्योंकि 180 डेज से हाँ हाँ, ये करेंसी लॉस को हम अपना एक्सपेंस मान करके कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देते हैं, और अगर करेंसी प्रॉफिट हो जाए तो उसको रिकवरी ऑफ अमाउंट मान करके उसमें से डिडक्ट कर देंगे, बाद में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब एक डिप्रिसिएशन का देश की डिडक्शन में जाती है। हाँ जी, सेक्शन 35 एडी लिख रहे हैं हम। सेक्शन 35 एडी के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, और ये बिजनेस कौन से हैं? असेंशियल बिजनेस हैं, यानी कि इसमें कोई भी आपको लग्जरियस बिजनेस नहीं दिखाई देगा। ये वो बिजनेस है जिसमें आम बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचता, और हमारा सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात कहता है कुछ कंडीशंस के साथ में कि अगर आप इन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी डिडक्शन आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये कौन कौन से बिजनेस हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये लिख रहे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी मालूम है क्या होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए होती है, वेयर हाउसिंग जैसा होता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज होती हैं, तो ये उसका है। ठीक है जी। सेकंड में लिखा है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब सबको सिर्फ हम ठंडक में नहीं रख सकते, कुछ को वेयर हाउस भी चाहिए होता है, जैसे कि दाल चावल और धान पैडी। ठीक है जी, ये सारी चीजें। ठीक, तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो परसेंटेज ऑफ डिडक्शन कितना है इसमें? 100% है पहले वाले बिजनेस में, सेकंड बिजनेस में भी 100% है, और थर्ड लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते चले जाइए। ठीक है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन होती है हमारे पास में, अगर आप लोगों को मालूम हो तो, नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, ये क्या करती है? हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बचाती है।
ठीक है जी। Yes, sir. फॉर लिख लेना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस या पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं। तो अभी हम केवल यही लिख रहे हैं कि कौन सा बिजनेस है जो इसके अंदर आता है, सेक्शन 3580 के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास में बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, ना केवल बनाना है बल्कि ऑपरेट भी करना है। इसमें जनरल डिजाइनर का आता है, जी इसमें जनरल डिजाइनर सारा जो बिल्डिंग करा है नहीं, ऑपरेटिंग एंड बिल्डिंग ए होटल of 2 star or above, ठीक है जी। इसके अंदर भी कितना 100%। Sir, और है या off है? और above. ऑफ नहीं है, और above, और above। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल with minimum 100 beds for patients, 100 beds for patients। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा डेवलपिंग ए बिल्डिंग, Sir, direction 100. सब पे 100 ही है। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, या फिर पहले लिख लो अंडर स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर in India, ठीक है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो
कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहाँ पे पोर्ट से माल उतारा जाता है, बड़े बड़े कंटेनर डिपो होते हैं या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है, उसको बनाने का काम है इसका और ऑपरेट करने का भी। अगला है बी कीपिंग। बी कीपिंग जानते हो? ठीक है जी। एंड प्रोडक्शन ऑफ bees honey and wax, setting up and operating a warehousing for the facility, warehousing facility लिख दो, for the sugar, setting up and operating a semiconductor water fabricator fabrication manufacturing unit, developing and maintaining and operating or developing maintaining and operating a new infrastructure facility, ठीक है जी। भाई डेवलपिंग मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग आपस में एक एक करके तीनों से मिल रहे हैं, लास्ट वाले सब में 100% है जी। 100%।
गए जी ये? अब ये कंडीशन है जी कुछ, कृपया ध्यान दें। इन बिजनेसेस के लिए 100% डिडक्शन तो आपको मिल जाएगी P&L अकाउंट में, ठीक है। लेकिन कोई कंडीशन है। आपकी प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी छोड़ो, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी पुराने बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस को तोड़ करके ना बनाया गया हो। बात समझ में आई? कोई पुराना बिजनेस एग्जिस्टेंस में था, आपने उसको टेक ओवर किया और उससे अपना नया बिजनेस बना लिया, ये नहीं चलेगा। ई ना चौल बेट, समझ में आई बात? अच्छा जी, दूसरी चीज मैंने ना, अब एक केस आया, मुंडी इधर करो, वो लिख लिए थे ना सारे के सारे, हाँ तो इधर देखो, मैं इधर। अब एक केस आया, कहते हैं जी हम ना पुराने बिजनेस को तोड़ करके इंडिया में जो सेटअप था उसको नहीं लेकर के आए, लेकिन मेरा ना बाहर बिजनेस था या बाहर किसी और का बिजनेस था, उसकी प्लांट एंड मशीनरी में पहली बार इंडिया में इंपोर्ट करके लाया हूं, और ये देख लो सर, ये तो बिल्कुल नई नई है। क्योंकि बाहर वाले हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी को उस हद तक यूज नहीं करते जिस हद तक हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही हो सकता है, इंडिया में ही हो सकता है। जैसे दिल्ली के अंदर गाड़ियों के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है 15 ईयर की, तो तुम क्या समझते हो, तुम्हारी गाड़ी 15 साल के बाद चल नहीं सकती? चल सकती है। बेच दो उसको अदर स्टेट्स में, बेच दो उसको, तो उसके पैसे मिल जाएंगे। बाहर रिस्ट्रिक्शन इतने नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर, पोल्यूशन तो हो रहा है ना लेकिन उस गाड़ी से। तो बाहर वाले पता क्या करते हैं, बाहर वाले ये करते हैं कि ना हमने 2 साल चला ली, इसकी 2 साल ही लाइफ थी, अब इसको बेच दो, तो वो हमें अदर स्टेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम दिल्ली वाले बाहर वालों को अपनी गाड़ियां बेच देते हैं, वो हमारे को अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेच देते हैं। तो वहां पे ना वो बेच रहे थे, हम गए, अरे ये तो एकदम नई लग रही है सर, कहते हाँ हाँ मैंने तो इसका गत्ता भी नहीं फेंका, ला अभी पैक कर देता हूँ, और उसने वो पैक करके हमें दे दिया। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, जितनी भी जेरोक्स कॉपी की मशीन आप देखते हैं ना, जर्मनी से, फ्रांस से, चाहे चाइना से, कहीं से भी आती हैं, ये सारी सेकेंड हैंड होती हैं, एक भी ओरिजिनल नहीं होती, ब्रांड न्यू नहीं होती, लेकिन वो ब्रांड न्यू की तरह ही दिखती है सर। हाँ, क्योंकि उसको वहां पे उतने टाइम तक यूज ही नहीं किया गया होता। तो ना हमने कहा देख लो सर, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह काम कर रही है, हमारे यहाँ तो चल सकती है ये, आप क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? तो हमने उनको रिलैक्सेशन दे दी। हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी ऐसी इंपोर्टेड होनी चाहिए, इंडिया में नहीं यूज्ड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि किसी बिजनेस को तोड़ करके तुम्हारा बिजनेस नहीं बना हो। नंबर 2 कंडीशन, अगर तुम किसी बाहर से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि पहली वाली कंडीशन कहती थी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं यूज करने दूंगा। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? ठीक है, बाहर से आई हुई प्लांट एंड मशीनरी यूज करने दूंगा, लेकिन वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब यही है, ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं, मतलब मान लो आपके बिजनेस की नेट वर्थ जो है वो 10 लाख रुपए है, तो आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड जो कि बाहर यूज हो गई थी वो कितने ही ला सकते हो? 2 लाख तक ला सकते हो, 2 लाख की हो सकती है, 20% तक अलाउड। और ये जो नई प्लांट एंड मशीनरी या फिर ये जो नया बिजनेस आपने सेटअप किया है ना, इसकी प्लांट एंड मशीनरी को 8 साल से पहले हाथ लगाने की सोचना मत, वरना जितनी भी हम डिडक्शंस दे रहे हैं ना, सबको आपकी इनकम मान लेंगे। ये रूल्स है। लास्ट वाला पॉइंट क्या था? हमने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा था, हम कहते थे न्यूली परचेज प्लांट एंड मशीनरी को या न्यूली परचेज एसेट को हम 3 साल से पहले बेच नहीं सकते। यहाँ क्या कह रहे हैं? 8 साल से पहले नहीं बेच सकते। तो जो आपने बिजनेस एक बार शुरू कर दिया ना अपनी प्लांट एंड मशीनरी के साथ, इसकी प्लांट एंड मशीनरी आप 8 साल से पहले बेच नहीं सकते। ये कंडीशंस हैं। तो आइए इन कंडीशंस को मैं लिखवा दूं आप लोगों को। आइए कंडीशंस क्या हैं लिखें। नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। कृपया बातें ना करें।
ये कंडीशन सबके लिए है। जी जनाब, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा है ना एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन बोली? इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीन। ठीक है जी। और इस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन नॉट क्लेम। आज से पहले जब लेके ही नहीं आया तो डेप्रीसिएशन कहां से क्लेम किया गया होगा? अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट, 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी ओल्ड। ठीक है ना? ओल्ड सिर्फ इंपोर्टेड होना चाहिए। हाँ, ओल्ड सिर्फ इम्पोर्टेड होना चाहिए, हाँ, इंडिया का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां लिखा भी है ना प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं क्लेम करते। सर इस पॉइंट पे ये मतलब है कि जब कंपनी की नेटवर्क है तो उस पर 20% कई प्लांट एंड मशीनरी आ सकती है। हाँ जी। हो गया जी, लिखो जी। नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन। डिडक्शन अलाउड ऑन ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या कहती है जी? ए लैंड, बी गुडविल, सी बोलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। further any expenditure in respect of which further any expenditure in respect of which payment or aggregate payment of or aggregate of payment made to a person of an amount more than कितना बोलो 10,000 in a single day. Otherwise by account पे ही चेक
एन अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट, लिखते क्यों नहीं हो, और यूज ऑफ ECS through a bank would not be eligible to claim deduction. नंबर 3, depreciation under section 32 is not allowed if 35 AD availed, क्योंकि 100% तो वो ले ही चुका है ना डिडक्शन। If asset on which deduction claimed under section 35 AD is allowed, sold, then the entire sale price shall be taxable as business income. यहाँ ना एक और बात लिख लो, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA to 80 RRB and exemption under section 10 AA is not allowed. ठीक है जी, अच्छा जी, पंखा चला दो भाई उसके। इन केस ऑफ होटल, ये भगवान तुम्हारे पे करते रहो, मेरी फ्रेंड को कहा था पंखा चलाने को वो बंद कर, उसने पंखा के नहीं ऊपर करने को कहा था। अच्छा सर हम तो बीमार हो जाएंगे। हाँ जी देखो, डिडक्शन जो है वो सारे कैपिटल एसेट्स के ऊपर अलाउड है एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, इनके ऊपर नहीं मिलेगी। और अगर कोई 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करता है बाय वे ऑफ चेक और बियरर चेक, जो बाय वे ऑफ कैश और बियर चेक, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आज हमने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था, ठीक है। तो वो जो है तो वो इनएलिजिबल हो जाता है इस पेमेंट के लिए, 10,000 से ऊपर के लिए अगर होता है तो। तीसरी चीज, जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन, जिस एसेट के ऊपर आपने डेप्रीसिएशन लिया हुआ है सेक्शन 32 में, उसके ऊपर आप सेक्शन 35 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने सेक्शन 35 AD का बेनिफिट किसी
एसेट के ऊपर ले लिया है तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, और ना ही आप 80 IA से 80 RRB की कोई डिडक्शन इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, और ना ही 10 AA की कोई एग्जम्पशंस ही ले सकते हैं। यानी कि आपको बेनिफिट है ना एक ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सैलरी में कहा था या फिर मैंने पढ़ाते हुए कहा था, किसी की मम्मी इतनी अच्छी नहीं होती, चॉकलेट भी दे दे और 100 रुपए भी दे दे। तो जब आप 100% क्लेम कर चुके हो तो बाकी बेनिफिट्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, ओके। आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि अगर एसेट जिसके ऊपर की डिडक्शन क्लेम की गई थी सेक्शन 35 AD में, ठीक है, उसको हमने बेच दिया तो जितना भी सेल प्राइस होगा उसको हम बिजनेस इनकम की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक, और इन केस ऑफ होटल जो कि 2 स्टार या फिर उससे ज्यादा के हो सकते हैं, अगर किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मान लिया जाएगा वो पर्सन इसको कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो हमने सबसे लास्ट वाले में बताया था ना, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो 11th में लिखा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है एक रोड जिसके अंदर की इंक्लूड है टोल रोड, ब्रिज या रेल सिस्टम, एक हाईवे जो कि जिसके अंदर की क्या नाम है इंक्लूड होते हैं। मतलब हाईवेज कैसे बनते हैं, हाईवेज के चारों तरफ कह रहा हूँ, सॉरी, हाईवे के आसपास जो होता है हमारे पास में बहुत सारे क्या नाम है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि कोई अपनी जमीनें बेचते हैं ना, ये जो बिल्डर्स वगैरह या जो भी कोई, वो क्या कहते हैं आप हमसे प्लॉट खरीद लो और ये आपके हाईवे के पास ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूड हाउसिंग और एनी अदर एक्टिविटी बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स। मतलब हाईवे प्रोजेक्ट के साथ में सिर्फ हाईवे बनाना ही नहीं है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करना भी है। नंबर 3, ए पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज एंड इनलेट पोर्ट्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब है एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जिसके अंदर की वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो सिंचाई के लिए पानी वगैरह या फिर जो सीवेज सिस्टम के लिए होता है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो एसेट हमने परचेज कर लिया उसको 8 साल से पहले अगर हम बेचेंगे तो जिस साल भी हमने बेचा है उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। अब इस पॉइंट पे एक प्रैक्टिकल तो बनता है, एक प्रैक्टिकल तो बनता है सेल पे। मेरी बात सुनो, हाउ टू कंप्यूट। अब इसको आप इंपॉर्टेंट मान करके लिखना, हाउ टू कंप्यूट बिजनेस इनकम in case of sale of asset। तो हम कहेंगे सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड या फिर क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD। और आप क्या मानते हैं, ये वही अमाउंट होगा जिसपे हमने इसको परचेज किया होगा? मानते हैं? अरे हमने एक प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए की परचेज की और उसको हमने 35 AD के अंदर P&L में क्लेम कर लिया, तो ये वही अमाउंट होगा। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। और ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना, डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन तो मिलता ही नहीं है, हम तो 100% ले लेते हैं, तो आप डेप्रीसिएशन क्यों लिख रहे हो? पहले पूरी लाइन को पढ़ो। डेप्रीसिएशन दैट वुड हैव बीन क्लेम्ड। ठीक है जी। इफ सेक्शन 35 AD is not there, यानी कि अगर हम स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं कर रहे होते
तो इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगता। इसका मतलब सर आप पता क्या करना चाह रहे हो कि अगर ये हमारा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता तो हमारे एसेट की वैल्यू कितनी होती, यानी कि WDV ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, और मैं कहता हूं कि इफ सेल प्राइस इज मोर देन का सिंबल है WDV ऑफ एसेट, कौन सी वाली, ये जो ऊपर कंप्यूट की है हमने, और यहां ये लिख दूं सेल प्राइस के नीचे अप टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, यानी कि जिस वैल्यू तक इसको बिजनेस ने होल्ड किया है, देन इट इज अ केस ऑफ बिजनेस इनकम। बट इफ, ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। बट इफ सेल प्राइस is more than WDV of asset, तो बिजनेस इनकम जो डिफरेंस होगा वो हाँ डिफरेंस होगा, वही बिजनेस इनकम होगा। और यहां क्या लिख दूं, आफ्टर बिजनेस इनकम, यानी कि बिजनेस इनकम से भी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। ये हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं कि अप टू बिजनेस, जितना कि हम उसको बिजनेस को होल्ड करते हैं उतने तक तो हमारी बिजनेस इनकम होती है, उससे ऊपर वो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं ऐसे ही बनवा के, ये तो हमने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिया, मतलब इस तरीके से लिख लिया। आ जाओ, रोना नहीं बिल्कुल भी, शक्लें मत बनाया करो। जब मैं पूछ लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नवाब हो गए हो। मैं ये भी कह सकता हूं चलो करें, मैं ऐसा तुम्हारा दिल बहलाने के लिए बोल देता हूं, क्या मैं करवा सकता हूं, और तुम अपने आप को राजा बाबू समझने लग जाते हो। इधर सुनो, मिस्टर एक्स इज इन द बिजनेस, तुम लोगों को ही बोल रहा था, सबको बोल रहा था, कॉमन बात कर रहा था, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों की भी वही हसरत होती है जो तुम्हारी होती है। वो तो बच्चे ही ना। अच्छा जी, अरे मन के तो झूठे हो, वो गाना गुजरे समय हो गया, तुम निकलते हो घर से बता करके क्लास में और कहीं और पहुंच जाते हो, इतने सच्चे बच्चे हो तुम। मैं पकड़ूंगा उस दिन पीटता हुआ लाऊंगा, ये तो मेरा अनुमान है, ये तो मेरा अनुमान है। अच्छा सुनो, नहीं किसी दिन कोई अगर पकड़ा गया तो देखो इधर, मिस्टर एक्स इज इन द बिजनेस ऑफ सेक्शन 35AD, यानी कि सेक्शन 35AD के बिजनेस वो करते थे। ठीक है जी, परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹70 lakhs एज ऑन 1/4/2021, to which he sold for 99 lakhs in the year इसको 20 कर लो,
1/4/2020, ठीक है। तो 20-21, 21-22, 22-23 में बिकवा देते। अच्छा, ये तो सबको मालूम है कि P&L अकाउंट के अंदर तो कौन से साल में 20-21 में ही आ चुका होगा कितना, प्लांट एंड मशीनरी का ये अमाउंट 70 लाख। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो एक बात। अब ये एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल हमें कंप्यूट करना होगा WDV ऑफ एसेट। सर WDV तो जीरो होगी नहीं, अगर डेप्रीसिएशन होता, अगर सेक्शन 35 ना होता तो हमने इसे परचेज किया था फॉर 70 लाख, हमने इसके ऊपर माइनस किया होता, होगा नहीं, होता डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32, 15% बता दो कितना हो गया, 10,50,000। इसकी WDV 1/4/2021 को आ गई होगी कितनी, 5 कहां से, 59,50,000। फिर सर दोबारा से डेप्रीसिएशन लगा होगा 15%, कितना हो गई, 892500 892500 कितनी वैल्यू आ गई, 5057 500। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन लगेगा 21-22 का भी क्या, नहीं, हाँ लगेगा, क्यों, हाँ लगेगा 22-23 में भी किए ना, 22 का लगाते हैं। 5 नहीं ये 21-22 का लगा है ना, हाँ सर 22 का लगाते हैं, शुरू हो गया। हाँ 22-23 का नहीं लगेगा, हाँ 21-22 का तो लगा दिया हमने, तो इस साल तो सेल हो रही है, इस साल का डेप्रीसिएशन तो लगेगा नहीं। अच्छा जी, तो अब सोचो हमने इसको बेच दिया 99 लाख में, ठीक है। अब तुम्हारा इतना अमाउंट रिकवर हो गया, रिकवरी कितने की हो गई, अब ये देखो रिकवरी कितने की हो गई, 99 लाख की रिकवरी हुई है, जिसमें से कि बिजनेस इनकम निकल करके आएगी कितनी, 48425 एक सेकेंड, 5057,500, यहां तक तो बिजनेस इनकम है, क्योंकि ये अमाउंट रिकवर हो गया ना WDV तक। बताओ इतना होगा या और कुछ होगा, 70 लाख तक होगा बिजनेस इनकम। 99 में से बिजनेस इनकम कितने तक होगी, 70 लाख तक की। क्यों, कि पहले डिडक्शन ले ली ना, क्योंकि पहले डिडक्शन ले ली। अब गलती से भी कंपेयर मत करने लग जाना 50 लाख 57,500 को 70 लाख से कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि तो अमाउंट रिकवर हुआ है। हमने तो केवल WDV जांची है कि उसकी WDV थी कितनी, तो हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी, ठीक है जी। 70 लाख तक, अप टू 70 लाख, अप टू 70 लाख, इसको ऐसा लिख देता हूं, अप टू 70 लाख, ठीक है जी। और हमारा कैपिटल गेन कितना होगा, 99 लाख माइनस 70 लाख 29। ठीक है जी, ओके। ये हमने पहले भी किया हुआ, ये हमने पहले भी किया हुआ। चलो, ये सेक्शन 35 AD था, ठीक है जी। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू फिर हम